हाय एवरीवन, दिस इज़ अंकुश। वेलकम टू द माय चैनल जिसका नाम है एम्पायर ऑफ ई। आई वाज ऑलरेडी अपलोडेड टू वीडियो विच इज़ बिलोंग्स टू द चैप्टर ऑफ द सर्कुलर मोशन अकॉर्डिंग टू 12th स्टैंडर्ड ऑफ फिजिक्स। ओके, मैंने ऑलरेडी इसके पहले 2 या 3 वीडियो अपलोड किए जिसमें अलग अलग बेसिक कंसेप्ट हमने उस पर क्लियर किए थे, जैसे कि सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंस में क्या है, और लीनियर और एक्सेलेरेशन का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आज मैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे सर्कुलर मोशन में कहा जाता है सेंट्रीपेटल एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका मतलब अगर मैं किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में घुमाने की कोशिश करता हूँ तो उस बॉडी पे एक दो अलग अलग काइंड के ऐसे फोर्स एक्ट होते हैं जो फोर्स उस बॉडी को हेल्प करते हैं बॉडी की पोजीशन मेंटेन करने के लिए, और उस फोर्सेस को कहा जाता है सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। ठीक है, तो अब उसको थोड़ा हम डीपली देखते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स एंड व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, उसके पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ के भी कॉर्नर पे मैंने एक नोट लिखा है। आज मुझे एक अलग अलग 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मूले यहाँ पे यूज़ करने हैं, उसको पहले मैं यहाँ पे रीराइट करता हूँ। जैसे हमें एक पता है द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज नंबर 1 स्मॉल v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। और सबको पता ही है वेलोसिटी इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड। Our second formula, the relation between linear acceleration and angular acceleration is a is equals to r into alpha, unit is meter per second square। और जैसे ही मैंने लास्ट लेक्चर में देखा था सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का एक खुद का फार्मूला है, इट कैन बी डन एज a इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r। अगेन यूनिट इज से मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अगर आप पैरामीटर्स भूल गए तो एक बार फोकस कीजिए। v is nothing but linear velocity, r is nothing but the position or radius vector, और omega is nothing but the angular velocity। स्मॉल a का मीनिंग है लीनियर एक्सेलरेशन, r का मीनिंग है रेडियस वेक्टर एंड अल्फा का मीनिंग होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, और सबको पता ही है वेलोसिटी इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड द फर्स्ट बिट ऑफ दिस वीडियो कॉल्ड एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे एक मैं एग्जांपल कंसिडर करते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास एक स्टोन है, उस स्टोन को मैंने एक थ्रेड से यहाँ पे बांध दिया है। ठीक है, और उस थ्रेड की लेंथ है सपोज स्मॉल r, जिसे आप पोजीशन है रेडियस वेक्टर भी इजीली कह सकते हो। जस्ट इमेजिन कीजिए मैंने इस स्टोन को इस थ्रेड के वन एंड से यहाँ पे होल्ड किया है, और उस जो जिस पॉइंट से मैंने उसको होल्ड किया है उसको मैंने वहाँ से घुमाना स्टार्ट कर दिया है, जिसके आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो। जैसे आप सोचिए आपने एक थ्रेड पकड़ी है जिसके अपोजिट साइड में एक स्टोन पकड़ा है, और जिस स्टोन को मैंने सर्कुलर मोशन में घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा इस एग्जाम्पल स्क्रीन पर राइट साइड में देखिए। जैसे मेरे पास एक स्टोन है जिसे मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये एक एग्जाम्पल बन गया एंगुलर मोशन का। रेंगुलर मोशन के कंटेंट में देखा जाए दिस काइंड ऑफ मोशन इज बिलोंग्स टू द सर्कुलर मोशन, जो हमारे चैप्टर का नेम है। ठीक है, जब यह स्टोन यहाँ पे सर्कुलर मोशन क्रिएट करेगा तो स्टोन की पोजीशन मेंटेन करने के लिए या मेंटेन होने के लिए यहाँ पे अलग अलग 2 काइंड के फोर्सेस एक्ट्स होते हैं, जिसके अब पहले हम बात करें सेंट्रीपेटल के बारे में। जैसे मैं स्टोन को घुमाने की कोशिश करूँगा राइट साइड के डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, तो यहाँ पे जो भी उसकी वेलोसिटी होगी उसे कहा जाएगा ओमेगा बार। क्यों? क्योंकि ये एंगुलर मोशन है। जिस स्टोन को मैंने सेंटर से पकड़ा है उन दोनों में जो डिस्टेंस है यहाँ पे बनेगा उसे कहा जाएगा आर। आर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर मोशन, और समटाइम इट इज कॉल्ड एज द रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ऐसा फोर्स एक्ट होगा जो फोर्स उस स्टोन को सेंटर में अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, उस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स। एक बार और एक अच्छी तरह से देखिए, जैसे मैं इस स्टोन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करूंगा, ऐसा एक फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा जो फोर्स उस स्टोन को अंदर खींचने की कोशिश करेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल अलोंग इट्स रेडियस। और जो डायरेक्शन यहाँ पे आपको अंदर दिख रही है और यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसे कहा जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स। उसको थोड़ा अच्छी तरह से हम देखते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल देखा था, वेन एवर a body performing a circular motion, ठीक है, the force acts on a body along the center। आपको ये कंडीशंस याद रखनी है। सेंटर ऑफ सर्कल
इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, किसी भी बॉडी का अगर सर्कुलर मोशन में घुमाया जाता है, डजंट मैटर उसकी डायरेक्शन कौन सी है, इट मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो बॉडी पे एक ऐसा फोर्स एक्ट होता है जो फोर्स बॉडी को मूव करने की कोशिश करता है अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल बट थ्रू इट्स रेडियस फॉर्म। तो इस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स, विच इज डिनोटेड बाय एफसीपी का बार। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इसके फार्मूले की बात करता हूँ तो इट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंट्रीपेटल फोर्स कैन बी रिटन एज m इंटू वी स्क्वेयर अपॉन स्मॉल r। तो यहाँ पे एक बन गया इंपॉर्टेंट फार्मूला दैट सेंट्रीपेटल फोर्स इज डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट थ्री काइंड्स ऑफ क्वांटिटीज। द फर्स्ट कॉल्ड एज अ मास ऑफ अ बॉडी, जो यहाँ पे हमने स्टोन कंसिडर किया था उसका मास। सेकंड कॉल्ड एज इट्स वेलोसिटी, जिस स्पीड से मैं उसको घुमा रहा हूँ उसकी वेलोसिटी। एंड द थर्ड कॉल्ड एज द रेडियस, इट इज़ नथिंग बट द रेडियस वेक्टर, जो सेंटर और स्टोन के बीच में का गैप रहेगा। ठीक है, तो आपको रिमेंबराइज करना है सेंट्रीपेटल फोर्स इज नथिंग बट m इंटू वी स्क्वायर अपॉन r। अगर आपको रिमेंबराइज नहीं होता इसके लिए एक अलग ऑप्शन है, जैसे आप सबको पता ही है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, इट इज़ नथिंग बट 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, 1/2 को निकाल के यहाँ पे सिर्फ रिप्लेस करके 1/r डालना है, तो फार्मूला बनेगा सेंट्रीपेटल फोर्स कैन बी रिटन एज m इंटू वी स्क्वायर अपॉन r। अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ तो यूनिट सेम ही होगा, कॉल्ड एज ए न्यूटन। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड द रिमेनिंग कंटेंट। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक फार्मूला लिखा था, सेंट्रीपेटल फोर्स इज नथिंग बट m इंटू वी स्क्वायर अपॉन r, जिसका यूनिट है न्यूटन। नाउ वी सी द डायमेंशन इक्वेशन। एफसीपी इज नथिंग बट मास का डायमेंशन इक्वेशन होगा m⁻⁴ वेलोसिटी का डायमेंशन इक्वेशन है मीटर पर सेकंड, इसका मतलब L1 डिनोमीटर का t ऊपर लेके जाए T⁻⁻⁴ उसका स्क्वेयर, और रेडियस वेक्टर इज नथिंग बट द डिस्टेंस, इसका मतलब यही बन गया L का पावर 1। थोड़ी इसको हम सॉल्व करते हैं। डायमेंशन इक्वेशन ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स इज नथिंग बट m1 स्क्वेयर को अंदर लेके जाइए, L2 T-2 अपॉन L1। तो L1 को ऊपर लेके जाइए, m1 L2 और ये 1 उसमें से माइनस होगा तो बचा L1 T-2। ठीक है, तो ये बन गया डायमेंशन इक्वेशन ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स इज नथिंग बट m1 L1 और T-2। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके, जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखा, व्हेन एवर द स्टोन इज मूविंग इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर मोशन। जैसे कि आप सेकंड एग्जाम्पल देख सकते हो, अगर न्यूक्लियर की बात करते हैं तो न्यूक्लियस इज द सेंटर मोस्ट पार्टिकल, जिसके अराउंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते हैं। तो यहाँ पे भी एक ऐसा फोर्स एक्ट होगा जो फोर्स सेंटर में उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, उसे कहा जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स। जैसे कि नंबर 3 एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकता हूँ, अगर आप किसी भी व्हीकल में आप बैठते हो, अगर इस व्हीकल अगर सर्कुलर फॉर्म में टर्न करने की कोशिश करती है तो उस बॉडी पे या व्हीकल पे एक ऐसा फोर्स एक्ट होगा जो फोर्स उसको सेंटर में डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, उसे कहा जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, तो वैसे देखा जाए रियल एटमॉस्फेयर में हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जो सेंट्रीपेटल फोर्स से बिलोंग करते हैं, पर बेसिकली देखा जाए तो सेंट्रीपेटल फोर्स एक टाइप का एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी के पोजीशन को मेंटेन करता है। जैसे आप देख ही सकते हो, अगर मैं किसी स्टोन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ जोर से, अगर फॉर्चुनेटली ये थ्रेड यहाँ से कट होती है तो जो स्टोन की मूवमेंट होगी वो होगी टेंजेंशियल, लाइक दिस। इसका मतलब वो स्टोन सेंटर की तरफ नहीं आएगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। पर अगर उस थ्रेड को मैं कट नहीं करता तो एक फोर्स यहाँ पे एक ऐसा एक्ट होगा जो फोर्स उस स्टोन को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए हेल्प करेगा, उससे कहा जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके, अब हम देखते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला कहाँ से आएगा और कैसे बनेगा। नाउ वी सी द different two kinds of relation of centripetal force in the form of linear velocity and as well in the form of angular velocity. Similarly, we also find out the vector form of a centripetal force. Okay, now we see the expression of a centripetal force. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो,
द स्टोन विच इज़ कनेक्टेड टू द थ्रेड, जिस थ्रेड को हम घुमा रहे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जस्ट इमेजिन कीजिए मैं इस स्टोन को घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसके एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा बार. द डिस्टेंस मेड बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन एज वेल एट दैट स्टोन इज नथिंग बट आर बार, एंड द वेलोसिटी ऑफ दैट स्टोन इज नथिंग बट द वी बार. ठीक है, तो यहाँ पे आप तीन अलग अलग पैरामीटर देख सकते हो. द फर्स्ट कॉल्ड एज ओमेगा बार, वी बार, एंड थर्ड कॉल्ड एज एन आर. बेसिकली मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज नथिंग बट द मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो अभी तो हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में. सो दैट्स अकॉर्डिंग टू बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स, और अभी तो हम बात करें सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में. सो दैट्स वाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इज नथिंग बट the mass of that particle of that stone, or acceleration is nothing but whatever the accelerating speed of that stone. Okay, so that's why Cp is nothing but m into acp. acp is nothing but centripetal acceleration. ठीक है, पर मैंने आपको पहले ही स्क्रीन पे ऑलरेडी एक फार्मूला यहाँ पे बताया था, बट हमें एक चीज़ ऑलरेडी पता है कि सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन का फार्मूला हमने ऑलरेडी वेरीफाई किया था. इट इज़ नथिंग बट वी स्क्वायर अपॉन आर. अब इसको थोड़ा हम चेंज करते हैं. अगर मुझे यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बनाना है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है पर मास नहीं है. तो एक काम करते हैं, इस टर्म को हम दोनों साइड से मास से मल्टीप्लाई करते हैं. नाउ बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय स्मॉल एम, तो ये बन गया यहाँ पे यम इंटू ए सी पी यम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर. अब आप यहाँ पे देख सकते हो मास इंटू एक्सेलेरेशन इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ फोर्स. तो यहाँ पे आपका फार्मूला बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट यम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर. ओके, दिस इज द कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इन द फॉर्म ऑफ लीनियर वेलोसिटी, जिसको मेजर किया जाता है न्यूटन में. अब इसी फार्मूला को हम कन्वर्ट करते हैं ओमेगा के फॉर्म में. ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ ओनली 1 मिनट, बट हमें यहाँ पे पता है v इज नथिंग बट r इंटू ओमेगा. तो ये बन गया यहाँ पे फार्मूला द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी. एक काम करते हैं, इस v को यहाँ पे उठाते हैं और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं. सो यप सी पी इज नथिंग बट यम इंटू वी का फार्मूला है r इंटू ओमेगा ब्रैकेट का स्क्वेयर अपॉन r. इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं. यम इंटू आर स्क्वेयर इंटू ओमेगा स्क्वेयर अपॉन r. दिस r and this square get cancel, so that's why yep cp is nothing but remaining term is m into r into omega square. तो ये बन गया यहाँ पे दूसरा फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में, जिसका यूनिट सेम ही होगा कॉल्ड एज ए न्यूटन. अगर आपको इसका तीसरा फार्मूला बनाना है तो हम तीसरा फार्मूला भी यहाँ पे बना सकते हैं. वैसे हमें एक चीज़ तो पता है, ओमेगा इज नथिंग बट 2 इंटू पाई इंटू यफ. सम रेफरेंस बुक में इसको ऐसा भी लिखा गया है 2 इंटू पाई इंटू एन. यफ इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है, जिसको मेजर किया जाता है रिवोल्यूशंस पर सेकंड के बारे में. ठीक है, अगर सम न्यूमेरिकल्स में ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे दी होती है, ओमेगा की वैल्यू आपको निकालनी भी होती है, तो उस टाइम आप ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. तो एक काम करता है, ओमेगा की वैल्यू पुट करके एक थर्ड फार्मूला यहाँ पे जनरेट करते हैं. ओके, नाउ सी सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट यम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वेयर. यम इंटू आर इंटू ओमेगा की वैल्यू तो पता है 2 इंटू पाई इंटू एन ब्रैकेट का स्क्वायर. तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं. यम इंटू आर इंटू 2 स्क्वायर इज 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर. तो ये बन गया इसका थर्ड फार्मूला. एफ सी पी इज नथिंग बट 4 इंटू यम इंटू आर इंटू पाई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर. ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड एज द थर्ड फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज नॉर्मली मेजर्ड इन न्यूटन. तो ये बन गया सब डाटा विच इज बिलोंग्स टू द सेंट्रीपिटल फोर्स. वंस अगेन मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ. द सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी when it performing a circular motion along its radius of the circle and directed toward the center of the circle called as centripetal force, जिसका स्टैंडर्ड फार्मूला है जो आपको रिमेम्बराइज करना है
एफ सी पी इज नथिंग बट एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और इसका डायमेंशन इक्वेशन है m1 L1 और t-2, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, इसके एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, अगर किसी में स्टोन को थ्रेड से टाई करके उसको घुमाता हो, तो स्टोन पे जो फोर्स वहाँ पे एक्ट होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, कहा जाता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स। सेकेंड एग्जाम्पल है, जैसे कि प्लैनेट की मूवमेंट है अलोंग द रेडियस अराउंड द सन, जो भी प्लैनेट की वहाँ पे मूवमेंट है, विच इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। नंबर 3, जैसे व्हीकल एक टर्न लेती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या किसी भी कर्व पोजीशन में, तो व्हीकल पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है टुवर्ड द सेंटर, उसे भी कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जिसके और लास्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सैटेलाइट की मूवमेंट, जिसके आपको पता ही है सैटेलाइट इज ऑलवेज रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ, और सैटेलाइट पे भी एक ऐसा फोर्स एक्ट होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको हेल्प करेगा उसकी पोजीशन मेंटेन करने के लिए। उसको ऐसे भी कहा जाता है, तो ऐसा एक फोर्स सैटेलाइट पे एक्ट होगा जो फोर्स सैटेलाइट को सर्कुलर मोशन में घुमाने की कोशिश करेगा और उसकी पोजीशन मेंटेन करेगा along the radius or toward the center of the circle called as a centripetal force. Okay, now we move towards the next content जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो पूरा फंडा है, इट इज टोटली अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स में बॉडी पे जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है उस स्टोन पे, अगर वो टूवर्ड्स इनसाइड होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में वो टूवर्ड्स आउटसाइड होगा। इसका मतलब दोनों की प्रॉपर्टी इक्वल एंड अपोजिट है। अगर मैं इक्वल और अपोजिट की बात करता हूँ, सिर्फ उसमें डायरेक्शन का डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम ही होगा, ठीक है। थोड़ा उसको हम अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए अपने पास एक बकेट है, जिस बकेट को मैंने यहाँ से थ्रेड से टाई किया। जस्ट इमेजिन कीजिए उस थ्रेड को होल्ड करके हम घुमा रहे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ठीक है। जस्ट इमेजिन दिस बकेट विल बी रोटेटिंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इन अ सर्कुलर फॉर्म। अगर ये बकेट को मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट इमेजिन कीजिए इस बकेट में सम अमाउंट ऑफ यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। अगर बेसिकली देखा जाए, जैसे आप बकेट को बहुत ही स्लो स्पीड से घुमाओगे, तो वो जो वाटर है वो नीचे फॉल होने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हो बनेगा वो बहुत ही कम होगा। पर अगर मैं यहाँ पे उसकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता हूँ या स्पीड बढ़ाता हूँ, तो आपने मैक्सिमम टाइम उसको ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पे वाटरफॉल नहीं होगा। क्यों वाटरफॉल नहीं होगा? क्यों? बिकॉज whenever this bucket should be rotating in a circular forming clockwise direction, the force will be acts on the bucket along the radius of that circular motion away from the center. अगर मैं इनसाइड की बात करूंगा देन इट इज अ सेंट्रीपेटल फोर्स, पर अगर मैं आउटसाइड की बात करता हूं देन इट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका मतलब एक ऐसा फोर्स उस बकेट पे एक्ट होगा जो फोर्स उस बकेट्स को आउटसाइड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, उसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो एक एग्जैक्टली अपोजिट प्रॉपर्टी है सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में। पर यहाँ पे एक्चुअली जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस बकेट पे एक्ट हो रहा है, वो एक्चुअली इस बकेट में जो वहाँ पे वाटर फिलअप किया गया है उस वाटर को हेल्प कर रहा है वाटर स्प्लिट होने से। इसका मतलब इस एग्जाम्पल में यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे बन रहा है, इट्स बिहेव्स एज अ लाइक ऑफ एडवांटेज। ओके, अगर मैं सेकंड थिंग की बात कर रहा हूँ, अगर मैं किसी स्टोन को सर्कुलर फॉर्म में घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दो अलग अलग फोर्सेस बनेंगे। जो फोर्स इनसाइड होगा, एक बात तो क्लियर है, इट इज अ सेंट्रीपेटल फोर्स, और जो फोर्स यहाँ पे आउटसाइड बनेगा देन इट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फॉर्चुनेटली अगर इस स्टोन को मैं सर्कुलर मोशन में घुमाते समय अगर इस थ्रेड को कट करता हूँ, जब थ्रेड को जो भी मूवमेंट यहाँ पे होगी आउटसाइड, उसे कहा जाता है उसकी टेंजेंशियल मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया आपकी, सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोथ हैविंग अ इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब अगर एक पैरामीटर में वो पॉजिटिव है तो दूसरे पैरामीटर में वो निगेटिव होगा। तो इसकी डेफिनेशन में वन सेकेंड रीड करता हूँ। द फोर्स विच विल बी एक्ट्स ऑन द बॉडी व्हेन इट इज परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन along its radius directed away from the center. Okay, I said away from the center। जैसे कि मैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं whenever
a body performing uniform circular motion, the force which will be acts on that body along the radius, but main point is that away from center. ठीक है, तो ये उसका मेन डिफरेंस है, ओनली सिंगल वर्ड दैट इज कॉल्ड एज द अवे फ्रॉम द सेंटर. अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ देन इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्म दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ सी एफ and it is expressed as F CF is nothing but again same formula m into v square upon r. The force is always measured in Newton. ओके, अब हम काम करते हैं दोनों ही पैरामीटर को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. अगर मैं सेंट्रीपेटल की बात करता हूँ तो सेंट्रीपेटल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म इज नथिंग बट m इंटू वी बार स्क्वेयर अपॉन आर बार. We know that the centripetal force is always measured in Newton. पर बेसिकली देखा जाए विच इज along center, अगर ये along center की बात करता हूँ then it is should be negative. पर अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल की बात करूँगा वेक्टर फॉर्म में, अगर यहाँ पे ये निगेटिव बनेगा तो सिंपल सा बात है यहाँ पे ये पॉजिटिव बनेगा. m इंटू वी बार स्क्वेयर अपॉन आर बार. आगे यूनिट इज सेम, यूनिट इज न्यूटन, पर डिफरेंस यहाँ पे है अगर ये अलोंग द सेंटर होगा तो ये होगा अवे फ्रॉम सेंटर. ठीक है, वैसे भी देखा जाए तो डायमेंशन इक्वेशन दोनों का सेम ही होगा. इट इज नथिंग बट m1 L1 t minus 2. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज सम इंफॉर्मेशन विच इज बिलोंग्स टू द सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अगर मैं कंपैरिजन की बात करता हूं तो अगर आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, फर्स्ट कंपैरिजन है सेंट्रीपेटल फोर्स बॉडी पे एक्ट होगा टुवर्ड्स इट्स सेंटर, पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉडी पे एक्ट होगा अवे फ्रॉम द सेंटर. अगर बेसिकली देखा जाए तो नेक्स्ट कंपैरिजन है एक्चुअली सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो रियल फोर्स कहा जाता है. इसका मतलब एक्चुअली वहाँ पे वो फोर्स अवेलेबल होता है जो फोर्स हमने वहाँ पे अप्लाई किया जिसको मैं इजीली मेजर कर सकता हूँ या काउंट कर सकता हूँ. पर अगर सेंट्रीफ्यूगल के बारे में बात करेंगे देन इट इज कॉल्ड एज ए फिक्शियस और सीडो फोर्स. सीडो फोर्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो एक्ट नहीं किया जाता पर वहाँ पे फॉर्चुनेटली एक्ट होता है, उस फोर्स को रिस्पॉन्ड करता है, उसे कहा जाता है सीडो फोर्स. और नॉर्मली सीडो और फिक्शियस फोर्स को नेक्स्ट वीडियो में ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. द नेक्स्ट कंपेरिजन इज इन सेंट्रीपेटल फोर्स द कंसिडर्ड इज इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसका मतलब इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसको कंसिडर किया जाता है, पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसिडर किया जाता है. द लास्ट कंपैरिजन इज सेंट्रीपेटल फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो वो निगेटिव बनेगा, पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेक्टर फॉर्म में ये पॉजिटिव बनेगा. ओके, so this is called as some information belongs to the centripetal and centrifugal force. If anybody having any confusion regarding this topic, try to comment on it. Okay.